डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, निर्माता और अर्थशास्त्री। आज हम उनके जीवन और उनके विचारों की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां अक्सर लोगों की नजर नहीं जाती। नमस्कार। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? भारतीय संविधान के जनक, है ना? और ये बिल्कुल सही भी है। एक ऐसी पहचान जो इतिहास में दर्ज है। लेकिन सोचिए, क्या ये पूरी कहानी है या सिर्फ कहानी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा सुनाया गया है? आज हम उनकी शख्सियत के एक और जबरदस्त पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा पहलू जो अक्सर इस महान पहचान की छाया में कहीं खो सा जाता है। तो इस असाधारण सफर को समझने के लिए चलिए बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, उस दौर में जहां संघर्ष और संकल्प साथ साथ पल रहे थे। न चपरासी न पानी, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, ये वो कड़वी हकीकत है जिससे उन्हें बचपन में हर रोज गुजरना पड़ता था। जरा सोचिए, एक छोटे से बच्चे को स्कूल में पानी के नल को छूने तक की इजाजत नहीं थी। यही वो जमीन थी जहां से एक बहुत ऊंची उड़ान की तैयारी हो रही थी। और वो उड़ान भी क्या जबरदस्त थी। इतनी मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई की जो लगन थी वो उन्हें दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज तक ले गईं। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से लेकर न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक एक के बाद एक डिग्रियों की झड़ी लगा दी उन्होंने। तो इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जब वो भारत वापस आए तो उन्होंने इसे सिर्फ एक अच्छा करियर बनाने का जरिया नहीं बनाया। नहीं, उन्होंने अपनी इस शिक्षा को, अपने अनुभव को सामाजिक बदलाव का एक बहुत ताकतवर हथियार बना लिया। देखिए, उस जमाने के कई बड़े वकीलों की तरह उनके पास कोई विरासत में मिली जान पहचान या ढेर सारे संसाधन नहीं थे। जब 1923 में उन्होंने बॉम्बे में अपनी वकालत शुरू की तो उनके पास असल में सिर्फ दो ही चीजें थीं। एक, उनकी अपनी जबरदस्त काबिलियत और दूसरा, कभी ना टूटने वाला हौसला। उनके लिए वकालत सिर्फ कोर्ट रूम में बहस करने का काम नहीं था, ये तो एक मिशन था। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, हजारों लोगों को साथ लेकर महाड़ सत्याग्रह किया और उन मजदूरों और गरीबों के लिए मुफ्त में केस लड़े जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जमीन पर किया गया ये सारा काम, ये संघर्ष, ये सब दरअसल एक बहुत बड़ी भूमिका के लिए स्टेज तैयार कर रहा था। एक ऐसी भूमिका जो हिंदुस्तान का मुकद्दर लिखने वाली थी। और फिर आया साल 1947। आजाद भारत को अपना भविष्य लिखने के लिए किसी की जरूरत थी और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई डॉक्टर अंबेडकर को। वो न सिर्फ देश के पहले कानून मंत्री बने बल्कि संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी चुने गए। उस वक्त संविधान सभा में उनके एक साथी थे महावीर त्यागी। उन्होंने क्या खूब कहा था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ एक सदस्य नहीं थे, वो तो उस मुख्य कलाकार की तरह थे जिसने संविधान की पूरी तस्वीर बनाकर सबके सामने रख दी। और इस बात की गवाही तो खुद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने काम से उस पद की शान बढ़ाई है। सोचिए, इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है। तो ये तो थी संविधान निर्माता की कहानी, लेकिन इस महान शख्सियत के पीछे एक और जीनियस छिपा था, एक बहुत ही दूर की सोचने वाला अर्थशास्त्री। और यही वो पहलू है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। सोचिए जरा, जब नोबेल पुरस्कार जीत चुके प्रोफेसर अमर्त्य सेन जैसा बड़ा अर्थशास्त्री ये कहे कि अर्थशास्त्र में अंबेडकर मेरे पिता हैं, तो इस बात का वजन कितना बढ़ जाता है। बस ये एक लाइन ही उनकी आर्थिक समझ की गहराई बताने के लिए काफी है। और उनकी ये आर्थिक समझ सिर्फ बातों या विचारों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने बाकायदा किताबें लिखीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के फिनेंस से लेकर ब्रिटिश इंडिया में राज्यों के फिनेंस के विकास तक, और सबसे अहम, रुपए की समस्या कि ये शुरू कहाँ से हुई और इसका हल क्या है। ये किताबें आज भी उनके गहरे विश्लेषण का सबूत हैं। और मजे की बात देखिए, उन्होंने अपने दौर के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स तक को चुनौती दे डाली। कीन्स चाहते थे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, जिससे सरकार को करेंसी के ऊपर नीचे करने का ज्यादा कंट्रोल मिलता। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने गोल्ड स्टैंडर्ड की वकालत की। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इससे करेंसी स्थिर रहेगी और सरकारें अपनी मर्जी से नोट छापकर महंगाई नहीं बढ़ा पाएंगी, क्योंकि महंगाई की सबसे ज्यादा मार तो गरीबों पर ही पड़ती है। सरकारी खर्चों को लेकर भी उनके विचार बड़े कमाल के थे और आज भी उतने ही जरूरी हैं। वो नहीं चाहते थे कि सारा पैसा और पावर केंद्र के पास रहे। उनका सिद्धांत बहुत सीधा साधा था। भाई, जो सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य, खर्च कर रही है, उस खर्च के लिए पैसा भी उसे ही जुटाना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे पैसों का अनुशासन भी बना रहता है और जवाबदेही भी तय होती है। अब बात करते हैं खेती की,
इस पर भी उनकी सोच वक्त से बहुत आगे थी। वो दशकों पहले ही समझ गए थे कि भारत में जो छोटे छोटे बिखरे हुए खेत हैं, इनसे ज्यादा पैदावार कभी नहीं हो सकती। तो उपाय क्या था? उनका सुझाव था कि इन छोटे खेतों को मिलाकर बड़ा किया जाए, ताकि बड़े पैमाने पर खेती हो सके, मशीनें इस्तेमाल की जा सकें और पैदावार बढ़े। तो जब हम इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक समाज सुधारक, एक कानून के ज्ञाता और एक अर्थशास्त्री, तो डॉक्टर अंबेडकर की विरासत की आखिर तस्वीर बनती क्या है? असल में उनकी ये सारी भूमिकाएं अलग अलग थी ही नहीं, ये सब एक बड़े विजन का हिस्सा थी। और वो विजन था एक ऐसे भारत का निर्माण जो सिर्फ राजनीतिक तौर पर आज़ाद न हो, बल्कि जहां समाज में सबको इंसाफ मिले और जो आर्थिक रूप से भी मजबूत और खुशहाल हो। और यहीं आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का राजनीतिक ढांचा तो तैयार कर दिया, पर क्या ऐसा हो सकता है कि देश के भविष्य के लिए उनका दिया हुआ आर्थिक ब्लूप्रिंट भी उतना ही जरूरी हो, या शायद उससे भी ज्यादा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।